की नकल करने वाला इंसान कुछ समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह ना जाने अनगिनत कोट्स के धनी रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जिनका विरोध करने वाला या उनसे नफरत करने वाला कोई व्यक्ति आपको शायद ही मिला। वो युवाओं के रोल मॉडल हैं। वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके लिए किए गए कार्य और उनके कहे गई बात आज भी लोगों की जुबानी बढ़ चढ़ कर बोलती है। रतन टाटा अपने पीछे एक अपार संपत्ति छोड़कर गए हैं। रतन टाटा की मौत के बाद ये सवाल उठने लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आखिर कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। चूंकि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में इस सवाल को लेकर लोग कयास लगाने लगे कि उनके जाने के बाद अब उनकी संपत्ति किसे मिलेगी। सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की कमान सौंप दी गई, लेकिन रतन टाटा की 79,000 करोड़ की संपत्ति किसकी होगी, इसे लेकर पर्दा उठ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने वसीयत बना रखी है। अपने पीछे वो 79,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। उनकी संपत्ति को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी तय कर दिया गया है। रतन टाटा ने निधन से पहले सब कुछ तय कर रखा था। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी वसीयत को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी है। रतन टाटा ने अपनी वसीयत बना रखी है। उन्होंने इस वसीयत को लागू करने की जिम्मेदारी अपने करीबी दोस्त और पेशे से वकील डेरियस खम्बाटा और सहयोगी महिला मित्री को सौंपा है। इसके अलावा उन्होंने इस काम के लिए अपने सौतेले बहनों शिरीन और डियाना जीजी भाई को भी चुना है। इन 4 लोगों पर रतन टाटा की वसीयत को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी है। देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने टाटा ग्रुप की 67% होल्डिंग टाटा ट्रस्ट के हाथों में है। ह्यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक रतन टाटा के पास 79 करोड़ रुपए की संपत्ति है। टाटा सन्स में उनकी 0.83% हिस्सेदारी थी। दान और परोपकार में हमेशा आगे रहने वाले रतन टाटा चाहते थे कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान और समाज के कल्याण में दिया जाए। उनकी कमाई या संपत्ति का 3/4 टाटा सन्स से जुड़ा है। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कंपनियों में निवेश किया है। ओला, पेटीएम, टेक्सटॉन, फास्ट कार्ड, ब्लूटोन, कार देखो, कैश करो, अर्बन कंपनी और अपटॉक्स जैसे दर्जनों कंपनियों में उनका निवेश है। इसके अलावा रतन टाटा ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट वकील RNTC एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए साल 2023 तक 144 करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। इन निवेशों के अलावा मुंबई के कोलाबा में उनका घर है। इसके साथ ही अलीबाग में अरब सागर के तट पर एक हॉलीडे होम है। वैसे रतन टाटा की वसीयत की डिटेल पूरी तरह से प्राइवेट है। उन्होंने महली मित्री पर भरोसा जताया। महली सर दारा बजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी रहे हैं। बता दें कि मोहिल मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं। बीते कई सालों से वो रतन टाटा की देखरेख कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे थे। साल 2022 में उन्हें टाटा के 2 सबसे बड़े ट्रस्टों के बोर्ड में शामिल किया गया था। रतन टाटा की वसीयत बनाने में उनके दोस्त और वकील खम्बाटा ने मदद की। अब उनकी वसीयत को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए 4 लोगों को चुना गया है। जीजी भाई बहनें रतन टाटा की मां सुन्नू की बेटियां हैं। बता दें कि रतन टाटा की मां ने दूसरी शादी सर जमशेदी जीजी भाई से की थी। रतन टाटा अपनी छोटी बहनों से बेहद करीब थे। रतन टाटा की तरह ही उनकी बहनें परोपकार के कामों में शामिल रहती थी। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरा परिवार ही नहीं, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रतन टाटा के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। कई लोगों का अनुमान था कि रतन टाटा पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से ही किया जाएगा। लेकिन रतन टाटा के परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह से उनका अंतिम संस्कार करने का आखिरी निर्णय लिया। दूसरी तरफ बात करें पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के नियम की, तो ये बहुत ही अलग है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के तरीके पर चर्चा की जा रही थी।
आखिरकार रतन टाटा के परिवार के सदस्यों ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर फैसला ले ही लिया, जिसके बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह ले जाया गया। यहाँ कई जानी मानी हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। वैसे रतन टाटा की मृत्यु के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रतन टाटा पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए रतन टाटा का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में किया जा सकता है। लेकिन उनके परिवार ने पारसी धर्म के अंतिम संस्कार के इस तरीके का अनुसरण नहीं किया। आपको बता दें कि पारसी धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े नियम में मृतक शरीर को आसमान को सौंप दिया जाता है। पारसी समुदाय का मानना है कि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना की है, इसलिए शरीर को वापस से प्रकृति को सौंप देना चाहिए। पारसी समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद भी मनुष्य का शरीर प्रकृति के काम आ सकता है, इसलिए वे शव को गिद्धों के हवाले कर देते हैं, जिसे टावर ऑफ साइलेंस का नाम दिया गया है। पारसी समुदाय में दमखा यानी कि टावर ऑफ साइलेंस में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देख मेना शनि कहा जाता है। देखमा एक गोलंबर बनावट होती है जहां शव को रखा जाता है। इसमें शव को खुले में सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि गिद्ध उसे खा सके। वैसे पारसी मान्यता के अनुसार शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित करना माना जाता है। वहीं रतन टाटा की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब उन चर्चाओं पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।